राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर का नाम है मेमोरी और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 किया था इनपुट और आउटपुट के बारे में। आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को अस्थायी या फिर अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या फिर बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। कंप्यूटर में सूचना तथा अनुदेशों को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। मेमोरी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक या फिर मुख्य मेमोरी, द्वितीयक या फिर सहायक मेमोरी। प्राथमिक में आपका हो जाएगा स्थायी, कैश, अस्थायी। स्थायी नॉन वोलाटाइल में भी आपका हो जाएगा रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। फिर हो जाएगा कैश और अस्थायी रैम। अस्थायी में आपका हो जाएगा रैम। रैम भी आपका हो जाएगा डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। अब द्वितीयक मेमोरी देखते हैं। द्वितीयक में हो जाएगा आपका क्रमानुसार सिक्वेंशियल एक्सेस, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आपका हो जाएगा डायरेक्ट में चुंबकीय, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। चुंबकीय डिस्क में आपका हो जाएगा फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में भी आपका है जिप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क। और ऑप्टिकल में हो जाएगा ब्लू रे डिस्क, CD रोम, CDR, CD रीड राइट, DVD। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में हो जाएगा फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड। फ्लैश मेमोरी में हो जाएगा पेन ड्राइव। प्राथमिक या फिर मुख्य मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी, वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या फिर मुख्य मेमोरी कहलाता है। मुख्य मेमोरी या फिर प्राथमिक मेमोरी क्या कहलाता है? जो कि हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है और प्रोसेसिंग यूनिट से सीधे संपर्क रहता है उसका। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में बटी होती है, जिन्हें लोकेशन और सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं, स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ 8, 16, 32 या फिर 64 बिट की हो सकती है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ कितनी हो सकती है? 8, 16, 32 या फिर 64। प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है, पर इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी होता है। कंप्यूटर को विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें स्टोर डाटा समाप्त हो जाता है। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। लोकेशन में डाटा संग्रहित करने को लिखना, राइट, तथा लोकेशन से डाटा प्राप्त करने को पढ़ना, रीड कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता है, जो सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। इसके विकास का श्रेय JS किल्बी को जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसे जाता है? JS किल्बी को जाता है। सिलिकॉन चिप मुख्यतः गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। सिलिकॉन चिप किससे बने होते हैं? गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। द्वितीयक या फिर सहायक मेमोरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है। इसे अस्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है, परंतु डाटा ट्रांसफर की गति धीमी होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सहायक मेमोरी एक अस्थायी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है। कंप्यूटर में डाटा को सेव करने पर वह सहायक मेमोरी में ही स्टोर होता है। यह डाटा व सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक सस्ता व लोकप्रिय माध्यम है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, परंतु डाटा को प्राप्त करने में लगा समय, एक्सेस टाइम होता है, वो अधिक होता है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क तथा ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD तथा ब्लू रे डिस्क सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं मेमोरी में वर्ड लेंथ जितनी अधिक बिट का होगा, कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण की गति उतनी ही अधिक होगी। मतलब जितना वर्ड लेंथ अधिक होगा तो डाटा स्थानांतरण की गति उतना ही तेज होगा। अतः किसी मशीन में वर्ड लेंथ बड़ा कर देने पर उसकी गति बढ़ जाती है। वर्ड लेंथ की तुलना सड़क से की जा सकती है। सड़क जितनी चौड़ी होगी, गति उतनी ही अधिक होगी। अस्थायी या फिर अस्थायी मेमोरी,
नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल मेमोरी। यह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है स्थिर या फिर अस्थायी नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है। दूसरी तरफ जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है अस्थिर या फिर अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है। सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी अस्थायी वोलाटाइल होता है। प्राथमिक मेमोरी जो होता है सामान्यतः अस्थायी होता है, जबकि सहायक मेमोरी अस्थायी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम रीड वॉल्यूम मेमोरी इसका अपवाद है जो एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। रोम जो है प्राइमरी मेमोरी है लेकिन ये अस्थायी है। रैंडम या सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रैंडम और सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी मेमोरी में डाटा अलग अलग स्थान और लोकेशन पर संग्रहित किया जाता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहते हैं? जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डेटा होता है उसको पढ़ने या फिर डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी सामान्यतः रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन होते हैं? प्राथमिक या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। यदि किसी मेमोरी के डाटा को क्रमानुसार एक के बाद एक कर ही पढ़ा जाता है तो उसे सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। रैंडम का उदाहरण है आपका रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम। और सिक्वेंशियल का उदाहरण है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप या फिर ऑप्टिकल डिस्क में किसी भी लोकेशन पर स्थित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में लगा समय बराबर तो नहीं होता पर लगभग एक समान ही होता है। इसमें किसी भी लोकेशन पर तक सीधे पहुंचा जा सकता है, अतः इन्हें रैंडम एक्सेस मेमोरी और सूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव तथा ब्लू रे डिस्क डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के कौन कौन से उदाहरण हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी तथा ब्लू रे डिस्क। अस्थायी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी रोम रीड ओनली मेमोरी यह एक अस्थायी नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इन्हें परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जो कि मतलब से पढ़ा जा सकता है, इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। रोम को कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती है। रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। रोम का प्रयोग स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना जैसे इंस्ट्रक्शन सेट तथा सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। रोम में बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है। रोचक तथ्य रोम में प्रोग्राम या डाटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। रोम में डाटा हुआ प्रोग्राम को कैसे डाला जाता है? फ्यूज लिंक के जरिए। यह एक बार डाटा भर देने पर फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है ताकि डाटा को बदला ना जा सके। इस कारण रोम में डाटा डालने को जलाना बर्निंग इन द डाटा कहते हैं। बर्निंग इन द डाटा किसे कहते हैं? रोम में जो भी प्रोग्राम या फिर डेटा डाला जाता है उसको जला दिया जाता है, इसलिए बर्निंग इन द डाटा कहते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यह एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। रोम में हजारों डायोड होते हैं जिन्हें उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचना रिकॉर्ड की जाती है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसके लिए ईप्रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रावायलेट प्रोम भी कहते हैं। ईईप्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इस तरह के रोम को सर्किट से निकाले बिना इस पर उच्च विद्युत
विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जा सकता है। EEPROM का उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है? अनुसंधान में। वर्तमान में सहायक मेमोरी के रूप में EEPROM का उपयोग बढ़ रहा है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जा सकता है। EEPROM को क्या कहा जा सकता है? फ्लैश मेमोरी भी कहा जा सकता है। पेन ड्राइव इसका अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रयोग अनेक आधुनिक युक्तियों जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन आदि में किया जा रहा है। यह एक सस्ती युक्ति है तथा इसमें विषम परिस्थितियों में भी डाटा को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें रोम तथा रैम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती हैं। फ्लैश मेमोरी में क्या होता है? रैम और रोम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसमें डाटा एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तात्पर्य यह है कि सूचना रैम में चाहे जहाँ भी स्थित हो उसे पढ़ने में एक समान समय लगता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाती है। रैम में क्या होता है? आप सूचना को बदल सकते हैं लेकिन रोम में सूचना को नहीं बदल सकते हैं। प्रोसेसिंग से पहले डाटा तथा अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। प्रोसेसिंग से पहले क्या होता है कि जो भी डेटा होता है उसे रैम में लाकर स्टोर किया जाता है। CPU रैम से ही डाटा प्राप्त करता है। CPU कहाँ से डाटा प्राप्त करता है? रैम से। प्रोसेस के बाद अंतिम तथा अंतरिम परिणामों को भी अस्थायी रूप में रैम में ही स्टोर किया जाता है। प्रोसेस के बाद भी क्या होता है कि जो डेटा रहता है उसे अंतिम या फिर अंतरिम परिणामों को भी अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है। इसी कारण रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? वर्किंग मेमोरी। आजकल बाजार में उपलब्ध रैम की क्षमता GB गीगाबाइट में मापी जाती है। मदरबोर्ड के खाली स्लॉट्स में रैम चिप्स लगाकर मेमोरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इन रैम चिप्स को मदरबोर्ड पर बने सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में लगाया जाता है। वर्तमान में ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा है। SIMM जहाँ 32 बिट मेमोरी है वहीं DIMM 64 बिट मेमोरी है। रैम को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम में डाटा बनाए रखने के लिए उसे एक सेकंड में सैकड़ों बार रीराइट या फिर रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायनेमिक को हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है जबकि स्टैटिक को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी कारण स्टैटिक रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा अगली बार कंप्यूटर ऑन होने तक सुरक्षित रहता है। कैश मेमोरी में डाटा प्राप्त करने की गति CPU का डाटा प्रोसेस करने की गति से काफ़ी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी और CPU के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है जहां बार बार प्रयोगों में आने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। कैश मेमोरी CPU से सीधे जुड़ा होता है। कैश मेमोरी से CPU तक सूचना लाने ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, अतः डाटा स्थानांतरण की गति तेज होती है। कैश मेमोरी CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। कैश मेमोरी किसका काम करता है? CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 KB किलोबाइट से 4 मेगाबाइट तक हो सकता है। प्राथमिक मेमोरी, कैश मेमोरी और CPU। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात अंतरिम तथा अंतिम इंटरमीडिएट एंड फाइनल परिणामों को रैम में स्टोर करता है और रैम एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है, अतः कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने पर जो डेटा सहायक मेमोरी में सेव नहीं किया गया होता है नष्ट हो जाता है। अतः डाटा नष्ट होने से बचाने के लिए हमें समय समय पर डाटा व परिणामों को सेव करते रहना चाहिए। क्रमानुसार मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसमें वांछित डाटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है। इस कारण इस मेमोरी को डाटा को पढ़ने में अधिक समय लगता है। क्रमानुसार सिक्वेंशियल वाइज पढ़ते हैं इसलिए इसमें अधिक समय लगता है। इस कारण इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, जैसे पेरोल, बिजली का बिल लगाना आदि। मैग्नेटिक टेप यह क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसमें एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम
ऑक्साइड की परत लड़ी रहती है जो इसे विद्युत हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जा सकता है। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डाटा को रिकॉर्ड कहा जाता है, जो अलग अलग डाटा में अंतर करने के लिए उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। डाटा को कितनी भी बार लिखा और मिटाया पढ़ा जा सकता है। नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वयं मिट जाता है। मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोर करने का एक सस्ता माध्यम है, अतः इसका प्रयोग विशाल डाटा बैकअप को लेने के लिए किया जाता है। डाटा बैकअप में उपलब्ध डाटा की एक कॉपी बनाकर सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसी कारण मुख्य डाटा के नष्ट होने पर बैकअप डाटा का उपयोग किया जा सके। मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता तथा रिकॉर्ड करने के घनत्व तथा टेप की लंबाई का गुणनफल होता है। भंडारण क्षमता डाटा का घनत्व बाइट प्रति इंच इंटू टेप की लंबाई। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसमें वांछित सूचना या डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है, इस कारण डाटा को पढ़ने में कम समय लगता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी से डाटा पढ़ने में लगा समय डिस्क पर डाटा की स्थिति तथा वर्तमान समय में रीड राइट हेड की स्थिति पर निर्भर करता है। रीड राइट हेड के डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है, पर यह समय इतना कम होता है कि किसी भी डाटा को पढ़ने में लगने वाले समय को लगभग समान माना जा सकता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण है चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, CD-ROM, CDR-W, DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव तथा मेमोरी कार्ड। चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, यह एक स्थायी नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी है। इसमें धातु या फिर प्लास्टिक से बने पतले डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। डिस्क पर डाटा स्टोर करने तथा पहले से स्टोर की गई डाटा को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। डिस्क ड्राइव में डाटा रिकॉर्ड करने, राइट तथा पढ़ने के लिए रीड राइट हेड होता है, जो डिस्क के चुंबकीय पैटर्न में बदलाव कर डिजिटल डाटा स्टोर करता है। मैग्नेटिक डिस्क एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। इसका एक्सेस टाइम भी कम होता है, परंतु धूल या खरोच के कारण इसके खराब होने की संभावना भी रहती है। फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क, यह प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप जड़ी रहती है। सुरक्षा के लिए इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में बंद रखा जाता है। इसके बीच में धातु की बनी गोल धुरी होती है। इसके ऊपरी भाग में लिखने पढ़ने का खुला स्थान होता है जिसे खिसकाने वाले ढक्कन से ढका जाता है। इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र राइट प्रोटेक्ट नोच होता है जिसे बंद कर देने पर फ्लॉपी के डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फ्लॉपी कुछ वृत्ताकार पथों में बटा होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। ट्रैक पुनः सेक्टर में बटा होता है। ट्रैक किस में बटा होता है? पुनः सेक्टर में बट जाता है। फ्लॉपी पर डाटा इसी सेक्टर में लिखा जाता है। फ्लॉपी पर डाटा किस में लिखा जाता है? सेक्टर में। जो कि ट्रैक होता है, ट्रैक सेक्टर में बटा होता है। प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 512 बाइट। फ्लॉपी डिस्क का यह नाम उसके लोचदार फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्लेट से बने होने के कारण पड़ा है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। यह एक अस्थायी नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक तथा डाटा स्टोर करने और पढ़ने की गति तेज होती है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में एल्युमिनियम धातु का बना एक पतला डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। धातु से बने होने के कारण यह लोचदार नहीं होता है, अतः इसे हार्ड डिस्क का नाम दिया जाता है। डिस्क के एक या दोनों सतहों को डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। डाटा रिकॉर्ड करने, राइट या पढ़ने रीड के लिए प्रत्येक सतह पर अलग अलग रीड राइट हेड होता है। जिस डिस्क के दोनों सतहों पर डाटा स्टोर किया जाता है इसे डबल साइडेड डिस्क कहा जाता है। जिस डिस्क के दोनों सतहों पर डाटा स्टोर किया जाता है उसे डबल साइडेड डिस्क कहा जाता है। हार्ड डिस्क पर डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा व पढ़ा जाता है। हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड का डिस्क की सतह से भौतिक संपर्क नहीं होता, परंतु डिस्क और हेड के बीच का गैप इतना कम 3 नैनोमीटर तक होता है कि धूल का छोटा कण भी उसमें फंस जा सकता है। जिसमें डाटा पढ़ना संभव नहीं होता है उसे हार्ड डिस्क क्रैश कहा जाता है। जिसमें डाटा पढ़ना संभव नहीं होता है उसे हार्ड डिस्क क्रैश करना कहा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क की सतह से अनेक संकेंद्रित वृत्तों कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बांटा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क की सतह को किस में बांटा जाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में।
जिसे ट्रैक कहते हैं। इस ट्रैक को पुनः सेक्टर में बांटा जाता है। सेक्टर डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। सेक्टर क्या है? डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। एक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। हार्ड ड्राइव स्ट्रक्चर, ए ट्रैक होता है, फिर सेक्टर और फिर ट्रैक, फिर क्लस्टर। पहले ट्रैक होता है, फिर उसको सेक्टर में बांटा जाता है, फिर सेक्टर और फिर ट्रैक, फिर क्लस्टर। मैग्नेटिक डिस्क पैक की कुल स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट में होती है। मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा लिखने से पहले प्रत्येक ट्रैक तथा सेक्टर को एक विशेष एड्रेस दिया जाता है। इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डाटा भंडारण के लिए व्यवस्थित किया जाता है, जिसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डाटा को डाटा भंडारण के लिए व्यवस्थित किया जाता है, जिसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग द्वारा मेमोरी डिस्क पर सेक्टर व ट्रैक लोकेशन के बारे में एक टेबल बना लिया जाता है, जिसे फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं। फाइल एलोकेशन टेबल किसे कहते हैं? डिस्क फॉर्मेटिंग द्वारा मेमोरी डिस्क पर सेक्टर व ट्रैक के लोकेशन के बारे में एक टेबल बना लिया जाता है, इसे फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं। इसमें भविष्य में डाटा प्राप्त करने में कम समय लगता है। विनचेस्टर डिस्क, हार्ड डिस्क को डिस्क पैक के आधार पर जिप डिस्क, डिस्क पैक तथा विनचेस्टर डिस्क में बांटा जाता है। विनचेस्टर डिस्क में दो या अधिक हार्ड डिस्क प्लेटर को एक केंद्र शाफ्ट के सहारे एक के ऊपर एक स्थापित किया जाता है। इस डिस्क पैक को उसके एक्सिस पर घुमाने के लिए मोटर लगा रहता है। हार्ड डिस्क के प्रत्येक सतह के लिए एक अलग अलग रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड आगे पीछे होकर प्रत्येक ट्रैक तक जा सकता है, जबकि डिस्क को गोलाकार घुमाकर किसी ट्रैक के वांछित सेक्टर को रीड राइट हेड के नीचे लाया जाता है। इस डिस्क पैक को डिस्क ड्राइव के साथ सील कर दिया जाता है। विनचेस्टर डिस्क को सीलबंद डिब्बे में पैक कर देने के कारण डिस्क के धूल, खरोंच या नमी के कारण होने की संभावना नहीं रहती। इसके सबसे ऊपरी तथा सबसे निचली सतह को भी डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पैक होने के कारण डिस्क की स्टोरेज क्षमता सीमित लिमिटेड हो जाती है। ड्राइव या फिर रीड राइट हेड खराब होने पर डाटा को पुनः प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता, अतः विनचेस्टर डिस्क के साथ डाटा बैकअप रखने का सुझाव दिया जाता है। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त हार्ड डिस्क विनचेस्टर डिस्क का उदाहरण है। कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को सी ड्राइव का नाम दिया जाता है। इसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम तथा डाटा स्टोर किया जाता है। चुंबकीय डिस्क का एक्सेस टाइम, प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर को विभिन्न डाटा की आवश्यकता पड़ती है। डाटा की आवश्यकता पड़ने पर सीपीयू उसे मेमोरी से प्राप्त करने का निर्देश देता है। सीपीयू द्वारा डाटा प्राप्त करने का निर्देश दिए जाने के बाद वास्तव में डाटा को सीपीयू मेमोरी में उपलब्ध होने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। दूसरे शब्दों में डाटा को सहायक मेमोरी में मुख्य मेमोरी में लाने में लगा कुल समय एक्सेस टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम किसे कहते हैं? सीपीयू द्वारा डाटा प्राप्त करने का निर्देश दिए जाने के बाद वास्तव में डाटा को सीपीयू मेमोरी में उपलब्ध होने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। दूसरे शब्दों में डाटा को सहायक मेमोरी में से मुख्य मेमोरी में लाने में लगा कुल समय एक्सेस टाइम कहलाता है। कुल एक्सेस टाइम क्या होता है? डाटा को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाने में जो भी टाइम लगता है उसे कुल एक्सेस टाइम कहते हैं। किसी डाटा को मुख्य मेमोरी से ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करना डाटा रिट्रीवल कहलाता है। डाटा रिट्रीवल किसे कहते हैं? कोई भी डाटा होता है उसे मुख्य मेमोरी से ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन पर लाते हैं, उसे डाटा रिट्रीवल कहते हैं। क्या आप जानते हैं FAT फाइल एलोकेशन टेबल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क फॉर्मेटिंग का एक तरीका है। हाल के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ XP तथा विंडोज़ 2000 में NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। प्रकाश या फिर ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क से बनाता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना, जिसकी एक सतह को प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होता है, अतः इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकेंद्रित वृत्तों में न होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार आकार में होता है। इन ट्रैक्स को समान आकार वाले सेक्टर में विभाजित किया जाता है। सर्पिलाकार ट्रैक के कारण ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है। सर्पिलाकार ट्रैक के कारण ऑप्टिकल डिस्क का जो होता है एक्सेस टाइम वो मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है, अर्थात डाटा को पढ़ने में अधिक समय लगता है, परंतु यह डाटा की बड़ी मात्रा को क्रमानुसार पढ़ने या लिखने के लिए उपयुक्त होता है। इसी कारण ऑप्टिकल डिस्क ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को बिट्स और लेंस में स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को किस में स्टोर किया जाता है? बिट्स और लेंस में। डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता वाले लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसे पिट्स कहा जाता है। गड्ढों के बीच स्थित समतल क्षेत्र को लेंस कहा जाता है। पिट्स बाइनरी डिजिट 0 या फिर ऑफ को निरूपित करते हैं तथा लेंस बाइनरी डिजिट 1 या फिर ऑन को निरूपित करते हैं। डिस्क पर कम तीव्रता वाले लेजर बीम डालकर परावर्तित किरणों के आधार पर डाटा को पढ़ा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी तथा ब्लू-रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। ऑप्टिकल डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डालकर लिखा या पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डिस्क रखने के लिए डिस्क ट्रे, डाटा पढ़ने या लिखने के सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, फोटो डायोड तथा लेंस होते हैं। डिस्क को मोटर के जरिए अपनी दूरी पर घुमाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में लेजर बीम के प्रयोग के कारण इसका रीड राइट हेड डिस्क से के भौतिक संपर्क में नहीं रहता है। ऑप्टिकल डिस्क के प्रयोग के लाभ है: कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता, डाटा को लंबे समय लगभग 30 वर्ष तक स्टोर किया जा सकता है, डाटा के परिवर्तित होने या मिटने की संभावना कम होती है। रीड राइट हेड का डिस्क से भौतिक संपर्क न होने के कारण डिस्क के घिसने की संभावना कम रहती है। डिस्क के द्वारा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। ऑप्टिकल डिस्क की कमियाँ: धूल, मिट्टी, अंगुली के छाप आदि से डिस्क के खराब होने की संभावना बनी रहती है। सामान्य डिस्क को एक बार डाटा लिखे जाने के बाद उसमें परिवर्तन करने या दूसरा डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वृहद डाटा, ऑडियो तथा ऑडियो वीडियो फाइल आदि स्टोर करने के लिए इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। सीडी रोम में डाटा निर्माता द्वारा फैक्ट्री में स्टोर किया जाता है, जिसे बाद में नहीं बदला जा सकता है। सीडी रोम सीडी रोम से डाटा को बार बार रीड किया जा सकता है, पर नया डाटा स्टोर राइट नहीं किया जा सकता है। सीडी रोम से डाटा पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का प्रयोग होता है। प्रचलित सीडी रोम का व्यास डायमीटर कितना होता है? 120 mm तथा मोटाई होता है 1.2 mm होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB मेगाबाइट होती है, जिसमें लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी रोम को सीडी ड्राइव की सहायता से पढ़ा जा सकता है, जिस पर रीड हेड बना रहता है। डिस्क को गोल घुमाने के लिए मोटर का प्रयोग होता है। सीडी ड्राइव की गति को एक संख्या और x से निरूपित करते हैं, जैसे 1x, 8x, 52x, 72x आदि। यह डिस्क से डाटा ट्रांसफर की गति को बदलता है। डाटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाने के लिए डिस्क को अपनी धुरी पर तेजी से घुमाना पड़ता है। डाटा ट्रांसफ़र की जो गति है उसको तेज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिस्क को अपनी धुरी पर तेज़ गति से घुमाना पड़ता है। CDR रिकॉर्डेबल, यह समान कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है, जिसमें CDR ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ड्राइव की सहायता से कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर किया जाता है। इसे वॉम राइड वंस रीड मेमोरी डिस्क कहा जाता है। CDR को क्या कहा जाता है? वॉम राइट वंस रीड वन मैनी, मतलब लिख सकते हैं एक बार और पढ़ सकते हैं बार बार, जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। एक बार लिखे जाने के बाद डाटा बदला नहीं जा सकता है, लेकिन किसी CDR के बाकी बचे सतहों पर डाटा को अलग अलग समय में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका प्रयोग संगीत और चलचित्र, म्यूजिक एवं वीडियो CD तैयार करने तथा डाटा बैकअप रखने के लिए किया जा सकता है। CD री राइटेबल, CDRW एक सामान्य CD की तरह दिखता है तथा ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। इस तरह के डिस्क पर धातु की एक परत होती है। इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर इस पर बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CDRW ड्राइव, CD रीड राइट की आवश्यकता पड़ती है। DVD डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क, DVD ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। यह CD रोम की तरह ही होता है, पर इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। आरंभ से इसका प्रयोग चलचित्र और मूवीज के लिए किया जाता गया। ध्वनि के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल या फिर थिएटर DTS डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। DVD में ऑडियो तथा वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। DVD में ऑडियो तथा वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है प्रयोग? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग। इसमें डाटा के दो लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। एकल लेयर डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा दो लेयर डिस्क की क्षमता 8.5 GB होती है। DVD के दोनों सतहों को डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है।
ऐसा करने पर डीवीडी की स्टोरेज क्षमता दोगुनी हो जाती है। आजकल रिकॉर्ड करने योग्य डीवीडी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे डीवीडी-आर डीवीडी रिकॉर्डेबल कहा जाता है। डीवीडी ड्राइव डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग के लेजर बीम, रेड लेजर बीम का प्रयोग करता है। आजकल एचडी डीवीडी, हाई डेफिनेशन डेंसिटी डीवीडी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी स्टोरेज क्षमता सामान्य डीवीडी से 3 से 4 गुना अधिक होती है। क्या आप जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क में डिस्क और रीड राइट हेड के बीच भौतिक संपर्क न होने के कारण इसके घिसने और खराब होने की संभावना नहीं रहती है। इसमें डाटा 30 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, पर धूल, मिट्टी और खरोच से डाटा खराब होने का डर बना रहता है। ब्लू रे डिस्क, यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय हो रहा है। इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणें, ब्लू वायलेट लेजर रेज का प्रयोग किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 25 GB एक लेयर या फिर 50 GB 2 लेयर हो सकती है। धूल और खरोंच से इसके खराब होने का डर भी कम रहता है। ब्लू रे डिस्क का आकार सामान्य डीवीडी या सीडी या फिर डीवीडी की तरह ही होता है। ब्लू रे डिस्क हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन करता है। रोचक तथ्य, 50 गीगाबाइट डिजिटल डाटा में 9 घंटे का हाई डेफिनेशन वीडियो या फिर 23 घंटे का स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जा सकता है। यह पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे लगाओ और खेलो प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में लगाकर डाटा संग्रहित, परिवर्तित या पढ़ा जा सकता है। वास्तव में यह EEPROM का एक रूप है। यह अस्थायी नॉन वोलेटाइल प्रकार का द्वितीयक मेमोरी का एक उदाहरण है, जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। USB फ्लैश ड्राइव आकार में इतना छोटा होता है कि इसे आसानी से जेब में डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसी कारण इसे पेन ड्राइव कहते हैं। इसमें पुराने डाटा को मिटाकर नया डाटा बार बार स्टोर किया जा सकता है। री राइटेबल, यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, अतः इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है, जिससे इसमें इसके घिसने और टूटने का खतरा नहीं रहता तथा यह झटके, मैकेनिकल शॉक से भी सुरक्षित रहता है। मैग्नेटिक डिस्क की तरह पेन ड्राइव पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक इंडक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसे धूल और खरोच के खराब होने का कोई खतरा भी नहीं होता है। इसे USB पोर्ट से आसानी से जोड़ा और अलग किया जा सकता है। पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट GB तक हो सकती है। इसके डाटा ट्रांसफर की गति तेज होती है तथा डाटा 10 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। आजकल पेन ड्राइव का उपयोग डाटा और सॉफ्टवेयर स्टोर करने, बैकअप बनाने तथा डिजिटल फाइल स्थानांतरण के लिए किया जा रहा है। पेन ड्राइव में लगे USB कनेक्टर की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक कवर लगा होता है। पेन ड्राइव को किसी बाहरी ऊर्जा, एक्सटर्नल पावर सप्लाई तथा किसी विशेष ड्राइव या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर इसे स्वयं एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में पढ़कर जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। कुछ पेन ड्राइव में रीड राइट इंडिकेटर LED तथा गलती से डाटा मिटाने से बचने के लिए राइट प्रोटेक्ट टैब भी लगा होता है। डाटा मिटने से बचने के लिए क्या लगा होता है? राइट प्रोटेक्ट टैब। मेमोरी कार्ड, यह पतले आकार का छोटा कार्ड इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, PDA, पाम टॉप, स्मार्टफोन आदि में किया जा रहा है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड MMC भी कहा जाता है। इसका उपयोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रचलित हो रहा है। फ्लैश मेमोरी, यह एक अस्थायी नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें विद्युत द्वारा पुराने डाटा या प्रोग्राम को हटाकर नया डाटा या प्रोग्राम लिखा जा सकता है। यह EEPROM का एक उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी से सप्लाई डाटा लेने के बाद भी डाटा बना रहता है। इसकी गति क्षमता उच्च है। वर्तमान में मेमोरी कार्ड के रूप में इसका प्रयोग प्रचलित हो रहा है। स्मार्ट कार्ड, इसे चिप कार्ड या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहा जाता है। यह एक छोटा प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना कार्ड है जिसमें स्थायी मेमोरी चिप लगा होता है। कुछ स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM लगा रहता है जिससे डाटा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड में निहित डाटा को स्मार्ट कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा जा सकता है। क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, पहचान कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड आदि। वर्चुअल मेमोरी, यह मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था है जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या फिर प्राथमिक मेमोरी में असंता डालकर क्रियान्वित किया जा सकता है। किसी भी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने से पहले उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है, पर मेन मेमोरी की क्षमता कम होने पर बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रियान्वित नहीं किए जा सकते। इस समस्या के समाधान के लिए वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन का प्रयोग किया जा सकता है।
वर्चुअल मेमोरी प्रणाली किसी प्रोसेस को पूर्णतः मेमोरी में डाले बिना उसका क्रियान्वयन सक्षम बनाती है। इसमें केवल उसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है जो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। प्रोग्राम के उस भाग के निष्पादन के बाद मेन मेमोरी में उपलब्ध प्रोसेस को तेजी से दूसरे प्रोसेस द्वारा बदल दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को इस प्रकार संबंधित करता है ताकि उपयोगकर्ता को बड़ी अतिरिक्त मेमोरी का आभास हो। इस प्रकार उपयोगकर्ता या प्रोग्रामर के लिए वर्चुअल मेमोरी का आकार असीमित हो जाता है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क जैसे सहायक मेमोरी में खाली स्थान का उपयोग रैम की आभासी क्षमता बढ़ाने के लिए करता है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क जैसे सहायक मेमोरी में क्या होता है, खाली स्थान का उपयोग होता है जो रैम की आभासी क्षमता बढ़ाने के लिए करता है। ऐसे में वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क में खाली स्थान पर निर्भर करेगा। वर्चुअल मेमोरी के लाभ: मेन मेमोरी का आकार कम होने पर भी किसी बड़े प्रोग्राम का क्रियान्वयन संभव हो पाता है। प्रोग्राम को प्रोसेस तैयार करते समय उपलब्ध मेमोरी क्षमता पर ध्यान नहीं देना होता है। इससे सीपीयू की उपयोगिता तथा थ्रूपुट बढ़ती है। वर्चुअल मेमोरी के दोष: ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बेहतर मेमोरी प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। कभी कभी प्रोग्राम के निष्पादन में समय भी अधिक लगता है। क्या आप जानते हैं फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से बना एक बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है जो डाटा भंडारण की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। यह एक बिट 0 या फिर 1 को अस्थायी रूप में भंडारित कर सकता है। प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी में अंतर: डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी स्थान कंप्यूटर के भीतर, द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर के बाहर। प्रकार अस्थायी वोलेटाइल, द्वितीयक होता है स्थायी नॉन वोलेटाइल। क्षमता होती है सीमित प्राथमिक की और द्वितीयक की होती है असीमित। प्राथमिक की गति तेज होती है और द्वितीयक की अपेक्षाकृत धीमी होती है। एक्सेस कम नैनोसेकंड होता है और द्वितीयक की अधिक मिलीसेकंड होती है। प्रति बिट लागत कितनी होती है, अधिक, और द्वितीयक की होती है कम। विभिन्न प्रकार के मेमोरी का एक्सेस टाइम तथा स्टोरेज क्षमता: मेमोरी रजिस्टर होता है 1 से 2 नैनोसेकंड, स्टोरेज क्षमता होती है 200 बाइट। कैश मेमोरी 3 से 10 नैनोसेकंड, 32 KB से 4 MB। रैम 11 से 60 नैनोसेकंड, 16 MB से 4 GB। मैग्नेटिक डिस्क 10 से 50 मिलीसेकंड, 160 से 1600 GB। ऑप्टिकल डिस्क 100 से 200 मिलीसेकंड, 700 MB से 60 GB। वृहद स्टोरेज यूनिट मास स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अनुप्रयोग में वृद्धि होने के कारण विशाल डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जरूरत उत्पन्न हुई है। इसके लिए कम लागत तथा असीमित क्षमता वाले वृहद स्टोरेज यूनिट का उपयोग किया जाता है। मास स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है डिस्क एरे, यह एक उच्च क्षमता वाले हार्ड डिस्क प्लेटर का समूह, हार्ड डिस्क ड्राइव तथा निर्धारित सॉफ्टवेयर का सेट है जिसे एक डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है। इसे किसी भी कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़कर डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसे रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क भी कहा जाता है। CD-ROM ज्यूक बॉक्स, यह एक CD-ROM ड्राइव तथा निर्धारित सॉफ्टवेयर का सेट है जिसे एक डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है। एक ज्यूक बॉक्स में सैकड़ों CD-ROM हो सकते हैं जिसमें इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक हो सकती है। इसका प्रयोग लंबे समय तक डाटा सुरक्षित रखने यानी आर्काइव के लिए किया जा सकता है। बफर यह एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी का एक भाग है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट डिवाइस को देने से पहले डाटा के अस्थायी भंडारण टेम्पोररी स्टोरेज के लिए किया जाता है। दो उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण की गति में अंतर रहने पर बफर का उपयोग किया जाता है। बफर का उपयोग कब किया जाता है? दो उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण की गति में अंतर रहने पर बफर का उपयोग किया जाता है। ऑडियो या फिर वीडियो फाइल को चालू करने से पूर्व कुछ डाटा बफर में रख लिया जाता है ताकि इसमें गतिरोध ना हो। बफर व कैश की कार्य पद्धति व उद्देश्य एक ही है। बफर व कैश की जो कार्य पद्धति है लगभग एक ही है, पर कैश की तुलना में बफर का भंडारण अधिक अस्थायी वेरी टेम्पोररी होता है। स्पूलिंग किसी डॉक्यूमेंट के प्रिंट करने पर उसे पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है। इस कार्य को स्पूलिंग कहा जाता है। स्पूलिंग किसे कहते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है, इसे स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डाटा लेकर प्रिंट करता है।
स्पूलिंग के बाद क्या होता है, प्रिंटर जो है बफर से डाटा लेता है, उसके बाद प्रिंट करता है। कंप्यूटर मेमोरी का चयन, सिलेक्शन ऑफ मेमोरी फॉर यूज, प्राइम मेमोरी या फिर सेमी कंडक्टर मेमोरी जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम तथा रोम आदि तीव्र गति वाली मेमोरी, परंतु इनकी स्टोरेज क्षमता कम तथा प्रति बिट लागत अधिक होती है। दूसरी तरफ सहायक मेमोरी जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है तथा प्रति बिट लागत भी कम होती है, परंतु इससे प्राप्त डेटा प्राप्त करने की गति, एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत धीमी होती है। कंप्यूटर के लिए मेमोरी का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि कम खर्च में महत्तम उपयोगिता प्राप्त की जा सके तथा डाटा प्रोसेस की गति भी धीमी ना पड़े। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम, रैम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। इसी के साथ चैप्टर 6 मेमोरी यहीं पे समाप्त होती है और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन